गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूँ त्रिवेदी आरती, श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय हिंदी में हमारा जो पद्य है बाढ़ की संभावनाएं, उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हो। और इस काव्य के कवि का नाम है दुष्यंत कुमार, जो गज़लों के महानायक है। यानी कि गज़लों के महानायक दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित बाढ़ की समस्याएं, जिसका साहित्य प्रकार है गज़ल, तो आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो गज़लकार है दुष्यंत कुमार जी, उनका परिचय ले ले तो दुष्यंत कुमार जी जो है वह एक गज़लकार के साथ साथ अगर हम जाने तो वह प्रबंधकार भी थे। तो उनके बारे में अगर हम परिचय प्राप्त करते हैं तो हमारे कवि दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1933 में हुआ था, उनका निधन 1972 में हुआ था। और इसके बाद उनका जन्म स्थल जो है वह राजापुर नवादा जिले के बिजनौर यानी कि जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पे हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा जो है वह इलाहाबाद में हुई थी। सरकारी नौकरी तथा कृषि का मुख्य उनका व्यवसाय था। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृति का प्राण रहे हैं। गीतकार, गज़लकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग भी किए हैं। हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने गज़ल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थता यानी कि वास्तविकता का चित्रण सफल रूप से किया है। उनकी जो साहित्यिक कृति है उनके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो साये के धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वनों का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास भी है। बच्चों, यह उनकी साहित्यिक कृति है। आपको ऐसे प्रश्नों की सूची निकल सकती है कि दुष्यंत कुमार जी रचित कौन सा साहित्य जो है वह बहुचर्चित है, तो साये में धूप उनकी जो गज़ल संग्रह है वह बहुचर्चित है। इसके बाद आपको ऐसे प्रश्न की सूची भी यहाँ पे प्रस्तुत हो सकती है कि दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित कौन सी कृति आपकी पाठ्यपुस्तक में है, तो आपको उसका उत्तर देना है बाढ़ की संभावनाएं। बाढ़ की संभावनाएं कृति के कवि का नाम क्या है, तो आपको प्रश्न में उत्तर लिखना है कि बाढ़ की संभावनाएं कवि है दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी जो है वह एक महानायक गज़लकार है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की सूची निकल सकती है। यहाँ पे जो प्रस्तुत गज़ल है, इस गज़ल में उन्होंने भावबोध का बहुत ही अच्छी तरह से निरूपण किया है। उनके प्रत्येक शेर में हम देखें तो भाव भूमि जो है वह भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में जो मानव की जो स्थिति है, जो विसंगतियों है जिससे वह परिपूर्ण है, उसका चित्रण किया है। कवि चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं है। यानी कि आज का मनुष्य चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं है, इस बात पे उन्होंने गौर किया है। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति में वह जो व्यक्ति उम्मीद को कायम बनाने में लगा रहता है, उम्मीद की किरण जलकर रखता है, इस बात पे उन्होंने गौर किया है। यानी कि जीवन में जिसे कहते हैं उम्मीद की एक हल्की सी किरण बरकरार दिखाई देता है, इस बात को यहाँ पे उन्होंने उद्बोधित किया है और सुंदर चित्रण भी किया है। तो चलो बच्चों, आज हम हमारे कवि जो है दुष्यंत कुमार जी, उनके द्वारा रचित गज़ल जो है बाढ़ की संभावनाएं, उसका हम अध्ययन करें।
बाढ़ की संभावनाएं सामने है, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं, संभावनाएं उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? संभावनाएं का अर्थ होता है शक्यताएं। यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी जो है वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। हमें जो बाढ़ आती है उससे निराश होना नहीं चाहिए। यानी कि कवि कहते हैं कि बाढ़ आने पर बहुत ही विनाश होता है, लेकिन फिर भी नदियों के किनारे घर बने हैं। यानी कि नदियों के किनारे लोगों के घर तो फिर भी बनते ही रहते हैं, घर बने रहते हैं। चाहे बाढ़ आने पर विनाश हो जाए, घर बह जाए, घर टूट जाए, लोग जो है उसे बहुत हानि भी हो, फिर भी लोग जो है वह नदियों के किनारे पर ही अपने घर को बनाते हैं। फिर भी लोग वहाँ अपने घरों को निश्चिंत होकर बनाकर रहते हैं। यानी कि वह डरते नहीं हैं, आशा की किरण बनाकर वह रहते हैं। कवि कहते हैं कि बाढ़ जो है वह तो एक प्राकृतिक आपत्ति है, ठीक है, लेकिन इस प्राकृतिक आपत्ति विनाशकारी परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने जीवन की आशा को छोड़ना नहीं चाहिए और इस आपत्ति को वहाँ सामना करना की हिम्मत और सामने करने की उनकी जो चाहना, आशा की एक किरण बनाए रखनी चाहिए। यानी कि आपत्ति से डरकर अपने घर बार को छोड़कर चले जाए, ऐसी भावना हमें होनी नहीं चाहिए। कवि इस बात पे गौर करते हैं। वह कहते हैं कि नदियों में अक्सर बाढ़ तो आती ही रहती है, लेकिन बाढ़ के समय नदी का जो रूप होता है, जो विकराल रूप होता है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। इस विकराल रूप में हम देखते हैं कि घर, पेड़, फसलें, पशु, पक्षी सब कुछ बह जाता है। नदियों के किनारे पर जो छोटे मोटे घर बसे हुए होते, जो बस्ती होती है ना, वह भी बह जाती है। लेकिन फिर भी लेखक जो होते हैं, जो कवि जो होते हैं, वह अपनी रचनाओं में यही बात को दोहराते हैं और लिखते हैं कि ये चिंता का विषय होने के बावजूद भी हमें आशा की किरण को छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि बाढ़ की लपेट में सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी आदमी जो है वहाँ रहने की भावना को छोड़ता नहीं है। तो इस भाव को इस शेर में हमारे दुष्यंत कुमार जी ने प्रदर्शित किया है। दूसरा जो शेर है, चिड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। बच्चों यहाँ पे चीड़ शब्द जो है ना, उसका अर्थ क्या होता है? चीड़ मतलब कि जो पर्वतीय प्रदेश होता है, वहाँ पे जो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना, बहुत ही ऊंचे पेड़ होते, उसे चीड़ के पेड़ कहते। और ऐसे पेड़ जहाँ पे होते हैं, ऐसा जो वन होता है, उसकी बात बताई है। और नाजुक शब्द है, उसका अर्थ होता है मुलायम, सुकुमार। और तन का अर्थ होता है तना, यानी तने है। तने का अर्थ होता है पेड़ की जो धड़ होती है उसे तने कहते हैं। पेड़ का जो धड़ होता है उसे तने कहते हैं। दरख्त, उसका अर्थ है, यह एक समानार्थी शब्द है किसका? पेड़ का। पेड़ का समानार्थी शब्द है दरख्त, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं। तने का अर्थ जैसे कि हमने आगे सुना कि पेड़ की जो धड़ होती है, जड़ नहीं लेकिन धड़, ऊपरली भाग, जो ऊपरी भाग होता है, वह बहुत ही नाजुक होते हैं। और वह इतने नाजुक होते हैं कि अगर तेज हवा चले तो वह टूटकर गिर जाते हैं और इतने वह जर्जरित हो जाते हैं, विकराल रूप में वह ऐसे असंदेशा जैसे हो जाते, दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए चीड़ के वनों में आंधियाँ की तो बात ही नहीं की जा सकती। आंधियाँ चलने पर चीड़ के सारे जो वृक्ष होते हैं वह तो धराशायी। जब आंधी आती है, देखो
कुदरत की जो पहली विपत्ति आपत्ति है वह है पूर, यानी कि बाढ़ की बात बताई कि बाढ़ में भी लोग जो है वह नदी के किनारे अपने घर को बसाकर बस्ती में रहते हैं, वहाँ डर कर भाग नहीं जाते। दूसरी आपत्ति यहाँ बताई है आंधी और तूफान। देखो, हकीकत जो है वह कवि दुष्यंत कुमार जी यह बताना चाहते हैं कि समाज में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को उन परिस्थितियों का सामना करना है। मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने जीवन को अड़कर बिताना है, जीवन को जुझलाकर उससे भागने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। तो कवि जो है वह हमें ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति हर परिस्थिति को डटकर उसका सामना करे, वह चाहे कैसी भी बाढ़ जैसी विपत्ति भरी परिस्थिति हो और आंधी और तूफान जैसी विकट परिस्थिति भी क्यों न हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे अड़कर रहना चाहिए। और आज का हमारा जो समाज है ना बच्चों, वह समाज ऐसी ही परिस्थितियों में, आज हमारा समाज जो है वह इसी बहाव में बहता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जिस तरह से नदियों में बाढ़ आती है, उसी तरह से मनुष्य जो इस समाज में रहता है, जो समाज के जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वह भी लोगों को इसी तरह से, ऐसी परिस्थितियों की तरह से वह जीवन बिताने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा उसे भार देते हैं, नोच लेते हैं। लेकिन व्यक्ति को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। जिस तरह से चीड़ के पेड़ जो है वह बहुत नाजुक होते हैं, वे तेज हवा के झोंकों से टूट जाते हैं, और यदि चीड़ के वन में आंधियाँ आए ना तो वह वृक्ष तो धराशायी हो जाता है। उसी के माध्यम से यहाँ पे कवि हमें यही बात बताना चाहते हैं कि हमें इस आंधियों जैसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, हमें अड़कर खड़े रहना है। हर ज़रूरतमंद की हमें मदद करनी चाहिए, और जैसा जीवन हमारा गुजरता है उस जीवन में हमें हर जीवन में नए नए मौके को अपनाना चाहिए। और हमारा देश जो है वह ऐसी उदासीनता से भरा है, माहौल पूरा कैसा है, आज के समाज का माहौल उदासीनता से भरा है। तो ऐसी उदासीनता में हमें जन विरोधी नीतियों को अपनाना चाहिए, हमें साहस को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है, इस तरह जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। हमें साहस है और साहस को जुटकर रखना चाहिए। कवि जो है वह इसके माध्यम से कहते हैं कि लोगों में आज हताशा ज़्यादा दिखाई पड़ती है, लोग के चेहरे जो है वह उदासीनता से भरे हुए हैं, क्योंकि समाज में बेकार लोग ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा दिखाई पड़ती है, जिसके कारण समाज का माहौल कैसा है, जनता जो है वह उदास है। वे इतने उदास है कि वह अपने जीवन से पस्त हो गई है, फिर भी आशा की किरण में जैसे तैसे जीवन बिता रही है। और इसके समाज की इस परिस्थिति के लिए ज़रूरतमंद लोग जो है, जो ज़रूरतमंद है, वह सरकार की सहायता मांगते हैं, लेकिन सरकार की सहायता उसे मिलती नहीं है। और ऐसी हालत में जब वह निराश हो जाते तो उसके लिए यहाँ पे कवि ने उदाहरण दिया है। किसके माध्यम की बात बताई है? उन्होंने टूटे हुए आईने के साथ कहा है कि जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं ना, जो टूट जाने के बाद वह उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह से आज के लोगों के जीवन जो है कुछ इसी तरह से गुजरते हैं, फिर भी उसमें शक्ति जो है वह शेष रूप में, यानी कि शक्ति बनाए रखते हैं। आज का माहौल बच्चों ऐसा है कि कुछ न कुछ पाने की चाह में व्यक्ति प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन सरकार की सहायता न मिलने के कारण जो गरीबी है वह दिखाई पड़ती है और व्यक्ति जो है वह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि आईने टूट जाते हैं फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं रहता। जिस तरह आईना टूट गया उसका मूल्य चला गया, उसकी जिसे कहते हैं कि महत्ता घट जाती है, उसी तरह से वे जो बेकार हो जाता है, बिखर गया है,
तो उसी तरह से कवि कहते हैं कि लोगों के चेहरे भी टूटे हुए आईने की तरह हो गए, वह अपने जीवन से बेकार हो गए हैं, क्योंकि वह उदास है, मायूस है। ज़रूरत जितनी है उतनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए उससे जो देश से सहायता मिलनी चाहिए, समाज से सहायता मिलना चाहिए, सच्चा न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता तो वह मायूस हो जाते, उदास हो जाते। तो इसीलिए वह अपने जीवन को व्यर्थ मानते, निराश हो गए, अपने जीवन को व्यर्थ मानने लगते हैं। लेकिन आईना जो, परंतु वे कहते हैं कि आईना नहीं है ऐसा, आईने के माध्यम से मनुष्य की बात है। मनुष्य जो मनुष्य है वह उनकी परिस्थिति भी उसी तरह की है। मनुष्य भी उदास हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। धीरे धीरे उनके अरमानों की फसल जो है वह लहराने की बजाय बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसी भावना जब व्यक्ति में आ जाती है तब वह समाज और राजनीतिक के प्रति, उनके नीतियों के प्रति उनका विरोध होता है। और इसी विरोध के कारण उसे दूर दूर तक कुछ जब दिखाई नहीं देता तो वह अपने अरमानों की फसल लहलाता है, यानी कि मन में आगे कुछ अच्छा होगा ऐसी वह चाहना रखकर अपने जीवन को जीने का लक्ष्य देता है, वह हारता नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके कालीन देखेंगे किस दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने। देखो बच्चों, यहाँ पे कवि ऐसा कहते हैं कि मनुष्य कभी निराश नहीं होता। क्या निराश हुआ जाए? नहीं, मनुष्य कभी निराश नहीं होता। आज बेकारी की समस्याएं है, गरीबी की समस्या है, लोग उदास है, मायूस है, समाज के दौर में वह हताश है, फिर भी अपने जीवन को वह व्यर्थ नहीं समझते, अपने जीवन को आगे जीने की चाहना रखते। वे कहते हैं कि अभी तो नष्ट से जो जीवन चलता है, जो कष्ट भरा जो जीवन है, वो कष्ट भरे जीवन कभी न कभी तो गुजर ही जाएंगे, एक न एक दिन तो अच्छा आएगा। यानी कि उनके पैर अभी भले ही कीचड़ में सने हुए हैं, कष्ट से कितने भी बादल उनके सिर पर क्यों न मंडरा रहे हो, लेकिन एक दिन मुक्ति मिलने पर है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वह सुख प्राप्त करेंगे। यानी कि हर व्यक्ति, हर आदमी के मन में आशा की किरण और वैभव और विलास के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का मनुष्य जिस समस्याओं से घिरा हुआ है उस समस्या में वह निराश नहीं होता है, उस समस्या में भी वह अपने लिए आशा की एक किरण को जगाकर रहता है, वह वैभव की ऐसी चाह को बनाकर रहता है। वह कहता है कि चाहे भले ही अभी मेरा जीवन कीचड़ से सना हो, यानी कि परिस्थितियां भले ही विपरीत हो, लेकिन कालीन यानी कि गलीचा एक न एक दिन जो है वह गलीचा जैसा वैभव और विलास, भोग विलास तो उसे मिलेगा, सुख समृद्धि और जिसे कहते हैं कि सुविधाएं उसे अवश्य मिलेगी। इस चाह के दर्शन वह अपने मन में जगा कर रहता है, और जब ऐसी अभिलाषाएं उनके मन में जगा कर रहती है ना, तो वह अपने जीवन को एक आशा की किरण के साथ जीने की चाहना रखता है। अगर ऐसी चाहना वह नहीं रखेगा तो इस समाज में अपने जीवन को वह डुबाकर, हताश होकर, उदास होकर जीवन जीने की चाह को भूल जाएगा। तो इसीलिए जीवन की चाह को वह बनाकर रखता है, उदास होने की भावना को वह छोड़ देता है। कहने का अर्थ है कि लोगों को वैभव के सपने दिखाकर आगे की जीवन की चाहना बढ़ाने का प्रयास भी यह समाज कभी कभी करता रहता है, मनुष्य भी करता है। जिस तरह चाहो बचाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने। बच्चों देखो, इस शेर में हमें कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य कैसा है। मनुष्य एक ऐसा बेकार गरीबी ऐसे प्रवाह में, आज उसका वर्तमान जो प्रवाह है ना वह ऐसा है, सामाजिक ऐसी रीतियों में, ज़रूरतमंद में वह अपने जीवन को जीता है। ऐसे समय में वह कष्ट को सहन करता है, और कष्ट को सहन करने के बाद वह अपने मन में वैभव और विलास की
आशा को बनाए रखता है, जब वह वैभव और विलास की आशा को बनाए रखता है कि चलो आज भले ही कीचड़ सी है जिंदगी, लेकिन आगे तो सवेरा मिलेगा, आगे तो जीवन जो है वह सुख से भरा हुआ है, तो लोग जो है इस आशा को पूर्ण बनाने का काम कौन करता है? समाज करता है। राजनीतिक लोग जो है वह ऐसे लोगों में से आशाएं, झूठी मूठी ही सही, लेकिन ऐसी आशाएं बनाए रखती, और ऐसे जो लोग होते जो सभाओं में, सम्मेलनों में ऐसे जन को जागृत करने की, जो जिसे कहते हैं कि झूठी और खरी खोटी बातों से वह उलझा कर उन्हें अपने तरीके से वह काम करे, इस तरह से वह कठपुतली बनाते, यानी कि जिस तरह चाहो बजाओ। इस सभा में आज का माहौल कैसा हो गया है कि आज के माहौल में कवि कहते हैं कि सभा में उनकी स्थिति जो है वह असहाय जैसी है, कि जिस तरह से उनका उपयोग करना चाहो हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हैसियत से अगर हम देखें तो व्यक्ति बेकार है, ज़रूरतमंद है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी बेकारी और अपनी गरीबी को नष्ट करने के लिए सामने वाला जैसा कहेगा आदमी वैसा करने के लिए तैयार है। बच्चों, जैसे कि हमारे चाणक्य जी ने कहा है कि मनुष्य जो है वह परिस्थितियों का दास है, तो परिस्थिति इतनी हावी है, वर्तमान परिस्थिति इतनी हावी है कि जो भी राजनीतिक और सामाजिक तौर के जो जिसे कहते हैं कि बुनियादी लोग खड़े हैं, वह ऐसे आदमी को जिस तरह से नचाएगा, जिस तरह से सभा में कहेगा, आदमी उस दौर में चला जाएगा। आदमी उस प्रवाह को सच्चा प्रवाह, एक सच्ची राह समझकर वह उसमें बह जाएगा। तो इस तरह से कवि का कहने का भावार्थ यह है कि परिस्थितियों के कारण जैसा चाहे भले उन्हें जिस तरह से नचाना चाहे, वैसे लोग जो है वह परिस्थितियों के कारण वह वैसा कार्य करते हैं। तो यहाँ झुन झुने शब्द का अर्थ होता है धुन धुने। परिस्थितियों ने उन्हें भले ही तोड़ दिया है, पर अब भी वे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम झुनझुने, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने, यानी कि सभा में कैसी भी बातों को क्यों न दोहराया जाए, हमारा उपयोग हो रहा है यह हम देखते हैं, आदमी उसमें दब भी जाता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे आदमी हैं, मनुष्य कई ऐसे हैं जिनमें आज भी जागरूकता है, वह ऐसी बही बहाई बातों में बह नहीं जाते हैं। और जो आदमी ऐसी बही बहाई बातों में बहता नहीं है ना, वह आदमी नहीं होता। वह कैसा होता है? वह झुनझुने की तरह होता है, यानी कि वह ऐसे विचार झंकार को जन्म देता है जो इस प्रवाह से बाहर निकल जाता है, वह किसी की बातों में नहीं आता है। तो हम ऐसे जागरूक लोग हैं जो हम ऐसी बही हुई बातों में, जो बहती धारा होती है उसमें बह जाए, ऐसे हम नहीं है। इस बात पे कवि ने गौर किया है कि अवसर मिलने पर हमारा मन जो है वह कुछ करके दिखाए, ऐसे अरमानों की फसल हमारे मन में है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे मन में ऐसे अरमानों की फसल है। आगे बढ़ते हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊंधे हुए हैं अनमने। कवि कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले जो लोग हैं ना, वो तो अनिद्रा की स्थिति में है, हम ऐसे नहीं है। यहाँ पे आगे क्या कहा? हम नहीं है आदमी, हम ऐसे आदमी नहीं है जो कोई बोलता है हम सुनते हैं और उसी के बहाव में आ जाए, ऐसे आदमी हम नहीं है। हम कैसे गुनगुनाए ऐसे, यानी कि किसी और को भी हम पछाड़ दे, ऐसी हमारे में चेतना है, हम ऐसे हैं। लेकिन समाज कैसा है? समाज ऐसा है कि जिस तरह से नचाओ बजाओ और उसी तरह से लोग बह जाते हैं। क्यों ऐसे लोग हैं? क्योंकि हर लोग को गरीबी और ज़रूरतमंद की जो हमारी जो इच्छाएं होती है, चीज़ वस्तुओं की जो पूर्ति होनी चाहिए, वह नहीं मिलती। तो इसी के कारण यहाँ पे कवि कहते हैं कि अपनी बात कहने का मौका जब नहीं दिया जाता, जब सभा में अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और जब निर्णय थोप देता है, तो थोपे हुए निर्णय को स्वीकार करने वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, हम ऐसे नहीं हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुना दे, यानी कि ऐसी उदासी छाई भरी जिंदगी से जो
लोग बसे हुए हैं, जो ऐसे लोग हैं, उसे ऐसी गज़ल सुनाओ, जागृति की गज़ल सुनाओ कि वह अपने जीवन को सफल बनाए, खुद जोश का संचार हो, उसके खून को जगाओ, उसमें जोश का संचार करो। कवि कहते हैं कि हमारे साथ यानी कि इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अर्ध निंद्रा की स्थिति में, जिसे सच और झूठ की वास्तविक जो सामाजिक और राजनीतिक लोगों की जो व्यक्तित्वता है उसके बारे में पता नहीं है। तो ऐसे लोग जो है उसमें उदासी छाई हुई है, उसमें जीने का उत्साह भी नहीं है, और वे लोग उनके खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ विरोध भी नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी गज़ल सुनाओ कि जिससे उसमें नवीन चेतना और जागृति आए, और नवीन चेतना और जागृति से उनके जीवन को जीवंत बनाओ, क्योंकि जीवन जो है उसे सफल बनाना है तो जीवन को जीवित बनाना। लोग मर चुके हैं आज मन से, अपने जीवन से जो है वह उदास हो गए, तो सबसे पहले उसमें चेतना जगाओ और तड़पती हुई उसे एक ऐसी गज़ल सुनाओ ताकि उसमें ऐसी भावना, ऐसी नवकिरण पैदा हो कि वह इस समाज में, इस राजनीतिक के नवीनीकरण युग में अपना अस्तित्व बनाए, अपने लक्ष्य को पाए, अपना एक अलग रूप जो है वह हर परिस्थितियों में वह बहा कर ले जाए। तो बच्चों, यहाँ पे इस गज़ल के माध्यम से कवि ने बताया है कि देश की जनता में उदासीनता का माहौल है, गरीबी है, ज़रूरतमंद लोग जो है वह ऐसे लोगों से पिस रहे हैं जो सामाजिक और राजनैतिक के होद्देदार हैं। तो ज़रूरतमंदों को, ऐसे लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिल पाती, तो ऐसे समय में लोगों में जन विरोधी नीतियों और योजनाओं का विरोध करने का साहस नहीं होता। तो ऐसे लोगों में जब यह साहस नहीं होता है तो उसे ऐसी जनसंचार की बातें सुनाओ जिसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, और उन्हें उसका मौका भी जब नहीं मिलता तो उसके ऊपर वह आवाज़ उठा सके, ऐसा भाव दो। यानी कि लोग आज ऐसे हैं जो पाप को सभी सहन करते हैं, किसी के गुनाह को भी सहन करते हैं, यानी कि कुछ अच्छी बात बोलने का उसे मौका भी नहीं दिया जाता हो। जिस तरह से जो दलदल होता है ना बच्चों, समाज में आज ऐसे कई लोग हैं जो दलदल में फंसते जाते हैं। लोगों को वैभव की अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सुनाते, सपने दिखाते हैं, और फिर क्या करते हैं, तो समाज और राजनीतिक के जो अधिकारी होते हैं ना, वहाँ ऐसे गरीबी की जीवन शैली यानी कि गरीबों को खिलौने की तरह उपयोग करते और उसे खिलौना समझकर उसे डुगडुगी बजाकर इधर से उधर अपनी जो मनमानी होती है ना वह उसे करवाते। तो ऐसे लोगों को झकझोर कर उसके अंदर की आत्मा को जगाकर जागृत करके ऐसी भावना को बहाने का कार्य एक ऐसी गज़ल से करो, एक ऐसे विचार से करो कि जिससे वह तड़पती हुई उनकी जो अंदर की जो नवीनता है वह बाहर आए, यानी कि जागृत हो ऐसा भाव उनमें समा जाए। तो इस भाव से क्या होगा बच्चों, हमारा समाज और हमारी राजनीतिक जो माहौल की जो परिस्थिति की जो हम देखते चित्रण है, उस चित्रण से हम व्यक्ति जो है उससे समाज और राजनीतिक की परिस्थितियों में बदलाव आएगा। यानी कि हम अपने में बदलाव लाकर हमारे समाज को, हमारी राजनीतिक परिस्थितियों में भी बदलाव ला सकते हैं, जागृत ला सकते हैं। हमें दबकर जीने की चाहना नहीं रखनी चाहिए, अरमानों के लिए आवाज़ उठाने की चाहना रखनी चाहिए। बच्चों, आज दुष्यंत जी जो है उन्होंने इस बात पे यहाँ पे गौर किया है कि हमें जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती है, उन विभिन्न परिस्थिति यानी कि विषम परिस्थितियों में हमें उपस्थित होकर आशा की हल्की किरण को बनाए रखना चाहिए, निराश होना नहीं चाहिए। बच्चों, इस गज़ल में हमने देखा कि जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है, समाज में जो परिस्थितियाँ आती है, उनमें परिवर्तन लाने का काम, उनमें जागरूकता लाने का काम हम स्वयं ही कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।